हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस का यूनिट 4 का ही टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हमारा क्लीशे। ठीक है, क्लीशे टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो टॉपिक है हमारा क्लीशे, ये टॉपिक क्लीशे और साथ में एक और टॉपिक होता है रिडंडेंसी। दे बोथ मूव हैंड इन हैंड, यानी कि ये दोनों हमेशा लगभग अगर हम बात करें तो ये टॉपिक हमेशा एक साथ ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये टॉपिक ही हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे कि क्लीशे क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लीशे वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, तो क्लीशे वर्ड का आई थिंक, या मेरे हिसाब से कहूँ तो क्लीशे वर्ड का कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्लीशे वर्ड जो है वो आपका एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है, यानी कि क्लीशे वर्ड जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से निकल कर आया है। आगे बढ़ने से पहले हम इस वर्ड को ही एक बार ध्यान से देखते हैं। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे क्लीशे वर्ड के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। ठीक है, एक आम आदमी की अगर बात करते हैं तो कोई आम आदमी क्या कहेगा, ई वर्ड के ऊपर, ई अल्फ़ाबेट के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसका नाम ठीक से समझ लेते हैं, ये ई लाइन क्यों लगी है और इस ई लाइन को हम और आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम ये आगे देखते हैं। अगर मैं इस छोटी सी लाइन की बात करूँ तो इस छोटी सी लाइन को सबसे पहले हम जान लेते हैं, इस छोटी सी लाइन को हम और आप एक्यूट एसेंट कहते हैं। ठीक है, द लाइन विच इज़ बीन पुटन ऑन टू द अल्फ़ाबेट ई, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट एसेंट। समझ में आ गया सभी लोग बच्चों को। अब बात आती है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, या फिर हम ये कहें कि अब बात आती है कि इस छोटी सी लाइन यानी कि इस एक्यूट एसेंट का मतलब क्या होता है और हम ये एक्यूट एसेंट क्यों किसी वर्ड के ऊपर लगाते हैं। अगर हम इस एक्यूट एसेंट की बात करें तो लेट मी मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू। मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि ये एक्यूट एसेंट जो होता है ये हम सिर्फ ई अल्फ़ाबेट के ऊपर ही लगाते हैं, यानी कि दिस एक्यूट एसेंट इज़ ऑलवेज बीन यूज्ड अबव ई। ये ई के ऊपर ही हम इसका प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज विथ ई। अब ये ई के ऊपर ही हम इस्तेमाल या प्रयोग क्यों करते हैं? टू स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन एज ए। इट मीन्स जिस भी ई के ऊपर कोई भी अगर आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है और अल्फ़ाबेट ई है और ई के ऊपर हमने ये एक्यूट एसेंट लगाया हुआ है, तो इस ई को हम और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलेंगे। ठीक है, इस हम अपने प्रोनाउंसिएशन को, यानी कि हम और आप अपने उच्चारण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, दबाव डालेंगे और उस शब्द का उच्चारण हम एक के शब्द से करेंगे, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? क्लीशे। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर ये ई के ऊपर एक्यूट एसेंट नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ ई के ऊपर ये एक्यूट एसेंट नहीं होता, तो ये क्या कहलाया जाता? क्लीश। क्या कहलाया जाता? क्लीश। क्लीश, ठीक है, या क्लीश। लेकिन अब हम इसे क्या कह रहे हैं? क्लीशे। हम इस वर्ड को क्लीशे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ई के ऊपर एक्यूट एसेंट लगा हुआ, और एक्यूट एसेंट ई पर जहाँ भी लगा होता है वहाँ हम और आप उसको ए कह के संबोधित करते हैं। वहाँ पे हम ई को क्या बोलते हैं? हम ई को ए कहकर संबोधित करते हैं, यानी कि ये वर्ड आपका क्या हुआ? क्लीशे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ जो क्लीशे के एग्जाम्पल नहीं है मगर एक्यूट एसेंट के एग्जाम्पल हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा रेज्यूमे, वरना हम इसे रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेज्यूमे, क्योंकि ई के ऊपर क्या लगा हुआ? एक्यूट एसेंट। एक और वर्ड होता है सीवी, जिसे हम क्या कहते हैं? करिकुलम विटे या करिकुलम वाइटे। ए वाइटे, तो ई के ऊपर एक्यूट एसेंट होने की वजह से, ई के ऊपर एक्यूट एसेंट होने की वजह से हम उसे क्या कहते हैं? करिकुलम वाइटे। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय क्लीशे, या क्लीशे क्या होता है। अगर मैं आपसे क्लीशे की बात करूं तो देयर इज़ अ फ्रेज़, या फिर कोई भी अगर हम कोई फ्रेज़ होता है, कोई बात होती है, इफ़ वी यूज़ दैट फ्रेज़ अगैन एंड अगैन, यूज्ड ओवर एंड ओवर अगैन या अगैन एंड अगैन, यानी कि हम किसी भी कही हुई बात को, किसी भी कहे हुए कथन को अगर हम ओवर एंड ओवर अगैन, यानी कि हम और आप बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, तो वो दोहराई हुई बात आपकी क्लीशे कहलाती है। दोबारा बताती हूँ, अगर कोई फ्रेज़, कोई बात, आप किसी भी बात को बार बार कहते हैं, ठीक है, तो वो कही हुई बात आपकी क्लीशे कहलाती है। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है पहले मैं आपको उसको हिंदी में बताती हूँ, देन आई विल रीड इट इन इंग्लिश। अगर मान लीजिए आप कोई गाने का लेखक है, गाना जो सॉन्ग आप बॉलीवुड मूवी का या किसी भी इंग्लिश मूवी का या कोई भी सॉन्ग आप और हम सुनते हैं, तो कोई भी बॉलीवुड मूवी का या कहीं का भी सॉन्ग हम सुनते हैं, उस गाने को लिखने वाला जो लेखक होगा, अगर उस गाने में लिखे हुए जो शब्द होंगे, अगर उस शब्दों को वो बार हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद वो उन्हीं शब्दों का दोहराव करता है और हम उस गाने को सुनते हैं, तो जब हम गाने को सुनेंगे तो शब्दों के दोहराव की वजह से वो गाना हमें बहुत ज़्यादा क्या लगने लगेगा?
बोरिंग लगने लगेगा, हमारा मन उस गाने को सुनने के लिए नहीं करेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो शब्द या जो बात या जो लाइन उस गाने में बार बार दोहराई जा रही है वो लाइन आपकी क्लीशे कहलाएगी। आई होप समझ में आया होगा। एक बार हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अगर कोई सॉन्ग राइटर है, इफ़ अ सॉन्ग राइटर यूज सम फ्रेजेस, जो कि कोई बात है जिसे हम क्लीशे कहने वाले हैं, ठीक है, रिपीटेडली यानी कि बार बार, इन सेम सॉन्ग लिरिक्स यानी कि गाने के बोलों में वो बार बार वर्ड इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, देन द सॉन्ग बिकेम वेरी मच बोरिंग। सॉन्ग आपका क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम और आप। जैसे हम एक और एग्जाम्पल को पहले हिंदी में समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान का किसी वजह से दिल टूट गया, ठीक है, या कुछ भी उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हर इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान उसके पास आके एक ही बात कहेगा, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। क्या कहेगा? फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो लाइन हुई फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, हर इंसान बार बार एक ही बात कर रहा है, दैट मीन्स द लाइन इज बीन यूज्ड ओवर एंड ओवर अगैन, तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज क्लीशे, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज अ सेइंग दैट टाइम हील्स ऑल वुंड्स, अगर हम ये बात कहें कि जो टाइम होता है वो हमारे सारे जख्मों को भर देता है, सो इट इज़ अ क्लीशे। ये क्या है? आपका क्लीशे है, ठीक है। मोस्ट हार्ट ब्रोकन पीपल डू नॉट इमीडिएटली बिलीव, लेकिन जब किसी भी इंसान से ये बात कही जाती है तो उसे एकदम से यकीन इस बात के ऊपर नहीं होता, ठीक है। ऐसी हम एक एग्जाम्पल की ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है, हम उसकी सही कदर नहीं करते हैं, हम उसको ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से उसकी कदर नहीं करते हैं, तो हम और आप क्या कहते हैं? जब तक हम उसकी ट्रू वैल्यू को रिवील नहीं कर देते, या जिस टाइम हमें उसकी ट्रू वैल्यू पता चलती है तब हम उसे क्या कहते हैं? ही वॉज अ डायमंड इन द रफ, यानी कि भीड़ में या किसी भी जगह पर वो एक हीरा था। तो जब कोई इंसान इस बात को बार बार कहता है कि हम पहचान नहीं पाए वो भीड़ में छुपा हुआ एक हीरा था, तो क्या हुआ? ये जो लाइन है आपकी, अ डायमंड इन द रफ, दिस विल बी कॉल्ड एज क्लीशे। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत ये चीज़ क्लियर होगी। हम इस चीज़ को आगे पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ये दो ब्लैक पेन से मैंने दो लाइंस लिखी हुई हैं और मैंने इनके ऊपर दो स्टार्स भी बनाए हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वाई आई हैव रिटन दीज लाइन्स इन ब्लैक कलर प्लस वाई आई हैव पुट इन 2 stars onto them. The answer to my question is that this means I have written all these lines in black because these are the important lines. I can say that these are the lines which can be called as the heart of the topic cliche. If you people will be writing these lines, then we can say that, or the examiner will come to know that you are aware of the topic cliche. दैट मीन्स मैंने ये लाइनें काले पेन से और लाल पेन से इसीलिए लिखी हुई हैं, या इन पर मैंने ये सितारे इसीलिए सुशोभित किए हुए हैं कि अगर आप ये लाइनें कम से कम लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइनें आपकी क्लीशे की मेन इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, और अगर आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, आपको टॉपिक क्लीशे के बारे में संक्षिप्त में या पर्याप्त जानकारी है। एक बार पढ़ लेते हैं हम और आप। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन वी रिपीट सेम फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगैन, दैट मीन्स जब हम सेम कही हुई बात को बार बार दोहराते हैं, उस चीज़ को हम और आप क्लीशे कहते हैं। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एंड ओवर यूज एक्सप्रेशन। ओवर यूज एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ओवर यूज़ का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। अगर हम अपनी बात में कोई बहुत ज़्यादा भाव का या किसी विचार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, यानी कि जो बात हम असल में कहना चाह रहे थे, वो लॉस्ट हो जाता है। दैट मीन्स उसका असली महत्व सामने वाले को सुनने में अच्छा नहीं लगता, सामने वाला उस चीज़ को आपकी फॉर ग्रांटेड लेने लगता। अच्छा ठीक है, ये तो इंसान बार बार एक ही बात कहता है, यानी कि आपकी बात की जो ओरिजिनलिटी थी, यानी कि जो एक उस बात का महत्व था, आपकी बात का वट था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम कुछ और इसकी बात में समझ लेते हैं। अब जैसे कि हम और आप जानते हैं कि किसी को भी पुरानी बातें सुनने अच्छा नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वह आपकी क्लास का टॉपर है, आपका फ्रेंड भी है, आपने उससे पूछा और भाई आपकी तैयारी कैसी है? उसने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कल रात याद ही नहीं कर पाया, ये वो। फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन आया, फिर आपने उससे पूछा, उसने वही बात दोहराई, फिर पूछा। दैट मीन्स हर बार वो यही बात कहेगा, तो एक दिन आप उससे पूछना बंद कर दोगे। क्यों पूछना बंद कर दोगे? बिकॉज यू कम टू नो दैट ये इंसान बार बार यही बात बोलेगा। दैट मीन्स इस इंसान को यही बात बोलने की आदत है। दैट मीन्स कि ये ही विल बी यूजिंग द सेम फ्रेज ओवर एंड ओवर अगैन, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी? क्लीशे।
क्योंकि नोबडी लाइक्स टू हियर द स्टील टॉक्स। स्टील टॉक्स का मतलब होता है बासी बातें। बासी बात यानी कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, ये कथन उसके क्या हुए, बासी। बासी मतलब क्या हुआ, तो ये कथन आपके क्या कहलाएंगे, दीज टॉक्स और दीज वर्ड्स विल बी ऑफ हिम विल बी कॉल्ड एज क्लीशे। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इफ़ यू नो फैशनेबल फ्रेजेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फैशनेबल फ्रेजेस क्या होती हैं। फैशनेबल फ्रेजेस मीन्स दैट यू ऑलवेज शो ऑफ, यू आर नॉट शोइंग योर रियल पिक्चर बट यू आर डूइंग अ शो ऑफ। अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। जब आप किसी से मांगते हो तो कहते हो अरे यार अभी तो है नहीं। दैट मीन्स दिखावटी शब्द, यानी कि दिखावे के शब्द। तो वो बात क्या होता है, अरे इससे मत कहो, ये तो हमेशा ऐसे ही कहता है, लेकिन जब मांगोगे तो ये कोई चीज़ नहीं देगा। तो जो उसके वर्ड्स होंगे, जो उसकी बात होगी, जो उसके फ्रेज होंगे, जो वो हमेशा बोलता होगा, दे विल बी कॉल्ड एज क्लीशेज। नेक्स्ट एक बात हम और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम लोगों को कभी भी स्टेल टॉक्स या फैशनेबल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, बिकॉज दे ऐड नो मीनिंग टू व्हाट वी से। क्योंकि जो बात हम कहने वाले हैं वो उस बात का कोई भी महत्व हमारी बात का वट बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जाम्पल्स अब इस चीज़ के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। सम वेल नोन क्लीशेज इंक्लूड। अब हम कुछ ऐसी बातें दोहरा रहे हैं जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं, जिसकी वजह से उस टॉपिक को या उन वर्ड्स को, उस लाइन्स को, उन फ्रेजेस को हम और आप क्लीशे बनाने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फूड फॉर थॉट, एक वर्ड है, एक लाइन है जो इंसान ज़्यादातर लोग अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं, फूड फॉर थॉट। अब ये फूड फॉर थॉट का मतलब क्या होता है, या व्हाट डू दे मीन बाय फूड फॉर थॉट, या व्हाई दे यूज दीज वर्ड्स फूड फॉर थॉट, और वेयर दे यूज, व्हाट इज द सिचुएशन वेयर दे यूज दिस वर्ड फूड फॉर टॉक। They use these words food for talk where समथिंग टू बी सीरियसली कंसिडर्ड। जब कोई बात उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करनी होती है या करवानी होती है तो वो अक्सर क्या कहते हैं, यू नो दीज आर द फूड फॉर थाट्स, या दीज वर्ड्स ऑफ माइंड आर फूड फॉर थाट। दैट मीन्स आपको ये मेरी बात याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई इंसान को कहना है कम्प्लीटली फुल, यानी कि बहुत हो गया, अब मैं और कोई चीज़ नहीं खा सकता, या मैं और ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहता, या किसी भी चीज़ के बारे में वो इंसान ये कहना चाहता है कि बस कम्प्लीटली फुल, यानी कि पूरा हो गया, अब मुझे कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। तो द वर्ड यूज और द क्लीशे विच आर बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ कम्प्लीटली फुल इज टीमिंग मिलियन। टीमिंग मिलियन। आप चाहें तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ये कभी कभी, नॉट ऑलवेज, not over and over, but once in a blue moon you can use this word teeming million for completely full. Next, there is a very famous word where the people where there is a situation जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि ये आखिरी है मगर ख़त्म अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। तो there is a cliche, last but not the least. Next, if there is a situation, which is very difficult and you are trying to cope from it, but you are not able to cope from it. You are trying but you are not able, right? आप करना चाह रहे हैं मगर आप कर नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो इन दिस सिचुएशन यू विल यूज़ द क्लीशे फिशिंग इन अ ट्रबल्ड वाटर, यानी कि आप फिश कर रहे हैं, आप तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रबल मतलब एक तूफ़ानी पानी के अंदर। तो ये कहने का सिर्फ एक भाव है, कहने का एक वर्ड है, क्या, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि आप तैर रहे हैं एक उफनते हुए पानी में, यानी कि फर्ज कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप और हम इन्वॉल्व है एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, वेयर यू आर ट्राइंग टू कोप अप बट यू आर नॉट एबल टू कोप अप फ्रॉम इट। नेक्स्ट, अब हम एक और कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात भर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग, जैसे मान लीजिए सिचुएशन में कहना चाहते हैं दैट यू हैव वर्क लेट इनटू नाइट्स, यानी कि आपने रातों की कड़ी मेहनत करके ये काम को पूरा, ये संपन्न या अंजाम दिया है। तो आप इसके लिए क्या क्लीशे यूज़ कर सकते हैं, बोर्न द मिडनाइट ऑयल। बोर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आपने रातों को तेल जलाया है। अब यहाँ पर मतलब तेल जलाने से नहीं है, कहने का तात्पर्य क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक, बहुत रात में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। नाउ द वेरी मच, ये कुछ क्लीशेस थे जो यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ जो यूजुअली हम क्लीशेस के लिए बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। हम और आप अगर कोई भी काम करते हैं, यूजुअली अगर हम स्टूडेंट हैं या हम एक प्रोफेशनल हैं, हम एक प्रोफेशनल फील्ड में अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो एट
these kind of places we should not use the same words over and over again, राइट कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि अगर आप टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन विच इज़ बीन डन ऑन वर्क प्लेस बिटवीन द टू और मोर प्रोफेशनल्स, यानी कि कोई भी बातचीत या कोई भी विचारों का आदान प्रदान आप काम से संबंधित जगह पर कर रहे हैं या काम से संबंधित लोग उस चीज़ का विचार विमर्श कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो वो क्या कह रहा है कि एन इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ क्लीशे। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई वर्ड यूज़ किया बट विदाउट थिंकिंग, विदाउट केयरिंग कि आपने क्या क्यों यूज़ करो या उसका दुष्परिणाम वहाँ पर क्या निकल सकता है। आपने कोई काम किया मगर बिना सोचे समझे कर लिया, तो क्या होता है यूजुअली आपका जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा या कोई शब्द आपने इस्तेमाल करे टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हुए जो कि आपने ओवर यूज कर दिए या उस चीज़ का बहुत ज़्यादा कोई आपने सोचा नहीं कि ये वर्ड्स मुझे यूज़ करने थे नहीं करने थे, तो क्या होता है वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्टेल हो जाएगी, सामने वाले के लिए बासी हो जाएगी और आपकी बात में कोई भी दिलचस्पी सामने वाला व्यक्ति या प्रोफेशनल नहीं लेगा। तो इस चीज़ को हम और आप क्या कहते हैं? क्लीशे। नेक्स्ट, यही बात मैंने आपके यहाँ पे लिखी हुई है एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मीन्स हम इस पॉइंट के थ्रू क्या कहना चाहते हैं? वाइल डूइंग द टेक्निकल कम्युनिकेशन वी शुड नॉट यूज़ द क्लीशेज ओवर एंड ओवर अगैन। वी कैन मेक द यूज़ ऑफ वर्ड्स once or twice, not more than that, else your talk will be considered as stale or the people will not take interest in your talks and they'll feel bored। नेक्स्ट क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका? नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि आप जो हैं क्या करें, नेसेसरी हो जाता है कि आप जो है अपने आइडियाज़ को कन्वे करें और वहाँ पर आपको सेम वर्ड्स का दोहराव या रिपीटिशन करना पड़ता है, यानी कि आपको क्लीशेस करने पड़ते हैं, यानी कि आपको वर्ड्स जो हैं ओवर एंड ओवर अगैन सेम यूज़ करने पड़ते हैं। तो एट दैट टाइम आपको अपनी बात को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो उस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी बातों पर या ऐसी जगहों पर आपको उसके सब्सटीट्यूट्स का, सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जगह किन्हीं और शब्दों का यूज़ या प्रयोग करना चाहिए। यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में लोग क्या करते हैं, एक वर्ड होता है हिंदी में पर्यायवाची और इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स। एक वर्ड होता है आपका सिनोनिम्स, हिंदी में हम और आप कहते हैं उस चीज़ को पर्यायवाची। आप पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, हमारा क्लीशे का क्या कह रहा है? इट इज़ कम्प्लीटली राइटर्स जजमेंट। अब ये राइटर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है राइटर क्या करना चाहता है। हाउ ऑफन का मतलब होता है जल्दी जल्दी, कैसे he or she uses the cliches and when to avoid them. It is completely dependent upon the writer. It is completely dependent upon his choice that wherever he use the words cliche, the overused words, he should use them with caution. Or if he is interested, he can use the words again and again, and if he's not interested, he cannot he's been allowed to not to overuse that words, and in place of overused words, or in case he have to repeat the words, he can use the substitutes or the synonyms of the words. Now there are two examples which I have given in the form of sentences, right? ओरिजिनल सेंटेंस आपका क्या था? द रिपोर्ट डिस्कसेस द थ्रेडबेयर द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये तो एक आपका वर्ड था, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने, ये तो मतलब एक तरीके से ओवर यूज वर्ड्स हो रहे हैं। अब देखिए इसको मैंने रिवाइज करके लिखा, दैट मीन्स ये क्लीशे था, मैंने इसको रिवाइज करके लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? द रिपोर्ट डिस्कसेस, दैट मीन्स थ्रेडबेयर वर्ड आपका क्या है? ये जो वर्ड है आपका थ्रेडबेयर, दिस इज़ अ क्लीशे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्लीशे में ई के ऊपर एक्यूट एस नहीं लगाया, दैट मीन्स आपका वर्ड क्लीशे नहीं कहलाएगा, क्लीशी कहलाएगा, क्लीशी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? थ्रेडबेयर का मतलब होता है डिस्कसेस, द रिपोर्ट डिस्कसेस द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। आई होप ये वाला सेंटेंस हम लोग के लिए ज़्यादा क्लियर होगा। एक और सेंटेंस हम और आप देख लेते हैं, द इंजीनियर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ये एक ऐसा वर्ड है तो यूजुअली हम और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है? इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत करी और कोई मेहनत करने का या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि उन्होंने वो काम उस चीज़ को संभव करने के लिए ना किया हो, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज ऑन टाइम, उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई भी कसर नहीं छोड़ी ब्रिज मतलब क्या होता है?
ब्रिज जानते हैं ना, एक पुल बांधने में, ये तो एक ओरिजिनल था। तो नो स्टोन अनटर्न का मतलब होगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो अगर हम इस क्लीशे को यहाँ से हटा दें तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेरी हार्ड। द इंजीनियर्स वर्कड वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज इन टाइम, यानी कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और अपना कंस्ट्रक्ट किया जो भी उनको ब्रिज बनाने के लिए दिया गया था। So students, this was all about the topic cliche. In my next video, we'll be studying the new topic named as redundancy. Thank you.